गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं हूँ डॉक्टर माया अग्रवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है कॉम्पिटिटिव फैक्टर एनालिसिस। आज हम बात करेंगे, जब हम इन्वायरमेंट की बात करते हैं, जब एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में हम देखते हैं तो इन्वायरमेंट एनालिसिस बहुत ही ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि इन्वायरमेंट जो होता है जिसके चारों ओर एक एंटरप्रेन्योरशिप जो कार्य करता है, एक एंटरप्रेन्योर जो कार्य करता है उसका आंतरिक और बाहरी वातावरण काफ़ी हद तक प्रभावित करता है। तो इसके लिए हम वातावरण का एनालिसिस करते हैं कि किस प्रकार वातावरण के जो विभिन्न प्रकार के घटक हैं, माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक जो इन्वायरमेंट है, किस प्रकार वातावरण के घटक उद्यमिता को प्रभावित करते हैं। तो आज हम देखने जा रहे हैं कॉम्पिटिटिव फैक्टर एनालिसिस, जिसमें हम देखेंगे कि किस प्रकार कॉम्पिटिटिव फैक्टर जो है जो उद्यमिता के कार्य को प्रभावित करते हैं। सिंपल में अगर हम देखें बच्चों, तो एवेल्यूएटिंग कॉम्पिटिटिव फैक्टर इज अनदर इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट इन प्रमोशन ऑफ अ न्यू वेंचर। मीन्स जब भी है एक उद्यमी कोई नया व्यवसाय शुरू करता है तो उसके लिए कॉम्पिटिटिव फैक्टर एनालिसिस करना आवश्यक हो जाता है। इसका कारण ये है कि वर्तमान में केवल एक ही व्यवसाय बाजार में कार्य नहीं कर रहा है, इसके साथ उसको बाजार में प्रचलित जो भी नीतियाँ हैं, रीतियों को ध्यान में रखना है। साथ ही अपनी जो प्रतिस्पर्धी संस्था है, मार्केट में क्या चल रहा है, उस बाज़ार को ध्यान रख के अपने कार्य प्रणाली उसको तय करनी होती है। तो इन ऑर्डर टू इंक्रीज मार्केट शेयर, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट टू बीट द कॉम्पिटिटर्स। मीन्स अगर हम अपनी प्रतिस्पर्धी संस्थाओं को हराना चाहते हैं या उनके समकक्ष अपने आप को उपस्थित करना चाहते हैं, तो हमें अपना कॉम्पिटिटिव फैक्टर एनालिसिस करना होगा। इसका कारण ये है कि आज वर्तमान में केवल वही संस्थाएं या उद्यम स्थापित हो पाते हैं या टिक पाते हैं जो कि अपनी कॉम्पिटिटर्स को ध्यान में रखकर अपनी नीतियाँ, रणनीतियाँ, स्ट्रेटजी को तय करती है। तो इसलिए अगर हम देखें तो एनी एंटरप्रेन्योर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉम्पिटिटिव फैक्टर इज एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। ईच एंटरप्राइजेज फंक्शन इन अ क्लोजर मोर इमीडिएट कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट। तो इस तरह से अगर हम देखें तो किसी भी एंटरप्राइजेस के लिए ये आवश्यक है कि वह अपने कॉम्पिटिटिव फैक्टर्स का जरूर मूल्यांकन करें, उसका अध्ययन करें कि किस प्रकार की रणनीतियाँ अन्य प्रतिस्पर्धी संस्थाएं अपना रही है, वो किस प्रकार का व्यवसाय कर रही है, किस प्रकार कार्य कर रही है, उन सब के बारे में विश्लेषण किया जाना अवश्य ज़रूरी है। एज द पोर्टर सेड हैज स्टेटेड, पोर्टर जो हमारे विद्वान वो कहते हैं, द फंडामेंटल बेसिस ऑफ अबव एवरेज परफॉर्मेंस इन द लॉन्ग रन इज सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, हैंस इट इज़ ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट टू लर्न आउट कॉम्पिटिटर्स। इस तरह से हम कह सकते हैं कि कॉम्पिटिटर्स का अध्ययन करना अत्यंत आवश्यक है। इसके लिए अगर हम कुछ देखें तो कुछ पर्पस हो सकते हैं, जिस पर्पस को ध्यान में रखते हुए हमें कॉम्पिटिटिव एनालिसिस करना चाहिए। एक बात बच्चों को बताऊँ आपको, यदि हम किसी भी व्यवसाय को प्रारंभ करते हैं या शुरुआत करते हैं तो हमें केवल अपने व्यवसाय के क्षेत्र को ही नहीं देखना है, बल्कि हमारे आसपास के एनवायरनमेंट को हमें देखना होगा, क्योंकि जो भी व्यक्ति कार्य करता है एज ए एंटरप्रेन्योर, उस पर उसके एनवायरनमेंट का अवश्य ही प्रभाव पड़ता है, क्योंकि आज एक्सटर्नल और एनवायरनमेंट दोनों ही एनवायरनमेंट में रहकर उद्यमी को कार्य करना है, और एनवायरनमेंट में जो परिवर्तन होता है उसका इम्पैक्ट इसके ऊपर पड़ना अवश्य होता है। तो इसलिए हमें कॉम्पिटिटिव फैक्टर एनालिसिस की हम बात करें तो सिर्फ कुछ उद्देश्य है, जिसके लिए अगर हम देखें तो कॉम्पिटिटिव एनालिसिस किया जाता है। अकॉर्डिंग टू पोर्टर की अगर हम बात करें तो वो कहते हैं, डिटरमाइन ईच कॉम्पिटिटर्स प्रोबेबल रिएक्शन टू द इंडस्ट्री एंड इन्वायरमेंटल चेंजेस। यानी जब भी कोई परिवर्तन होता है, यदि हम देखें तो सबसे पहले परिवर्तन का प्रतिरोध होता है कि कोई भी उद्योग में परिवर्तन करता है तो उसको इजीली एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। तो ऐसी स्थिति में हम कॉम्पिटिटिव फैक्टर में ये देखेंगे कि जो परिवर्तन किया जा रहा है उसका प्रतिस्पर्धी संस्थाएं किस प्रकार विरोध कर रही है, क्यों कर रही है, उसका क्या कारण है। तो उस कारण को जानकर वह उसके ऊपर किस प्रकार का रिएक्ट करता है, उसके बारे में भी अध्ययन हम कॉम्पिटिटिव फैक्टर के माध्यम से कर सकते हैं, या हम कहें रिएक्शन टू द इंडस्ट्री इन्वायरमेंटल चेंजेस के अकॉर्डिंग हम इसके बारे में जान सकते हैं। सेकेंड जो है हमारा, एंटिसिपेट द रिस्पॉन्स ऑफ ईच कॉम्पिटिटर टू द लाइकली स्ट्रेटेजिक मूव बाय द अदर फर्म। यदि हम देखें तो जो परिवर्तन होता है उसके ऊपर उस प्रतिस्पर्धी संस्था का क्या रिस्पॉन्स आता है, किस प्रकार से उसका जवाब देती है, किस प्रकार वो रिएक्ट करती है, यह भी इस बात पर महत्वपूर्ण ध्यान आकर्षित करता है कि एक प्रतिस्पर्धी संस्था जो है अपने सामने की चुनौतियाँ आती है, परिवर्तन है,
इन्वायरमेंटल चेंजेस को जो फेस करना होता है किस प्रकार उस पर रिएक्ट करती है या किस प्रकार रिस्पॉन्स देती है, तो उस तरह से भी वह उसका एनालिसिस करके इस बात से जान सकता है कि वर्तमान में कॉम्पिटेटिव संस्था किस प्रकार अपनी कार्यप्रणाली को कर रही है और किस प्रकार आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए निर्णय ले रही है। इसी तरह से अगर हम देखें, डेवलप a profile of the nature and success of the possible strategy changes each computer might undertake। कहने का आशय यही बच्चों को मिलाकर कि कॉम्पिटिटिव जो कॉम्पिटिटर्स होते हैं, हमारी प्रतिस्पर्धी संस्थाएं जो होती है, वो किस प्रकार अपने व्यवसाय को चलाने के लिए किस प्रकार निर्णय लेती है, किस प्रकार परिवर्तनों को अपनाती है ताकि वो अपने लक्ष्य को सही समय पर प्राप्त कर ले। तो ये सब जो अगर हम देखें तो इसकी जानकारी हमें कॉम्पिटिटिव फैक्टर एनालिसिस के माध्यम से ही प्राप्त होती है। कॉम्पिटिटिव फैक्टर्स अगर हम देखें तो इस तरह से हम देख सकते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें तो सप्लायर्स होते हैं हमारे यहाँ, बार्गेनिंग पावर्स होती है सप्लायर्स की। देखिए ये चार्ट बना हुआ है, इसमें आपको सभी कुछ दिखा रखा है जो ये करंट कॉम्पिटिटिव फैक्टर्स माने जाते हैं। आज अगर हम देखें, जब भी कोई नया इंडस्ट्री, कोई नया व्यक्ति उद्यम में प्रवेश करता है तो उसके सामने कोई थ्रेड्स होते हैं, थ्रेड्स और न्यू एंट्रेंस का मतलब है कुछ थ्रेड्स होते हैं, कुछ खतरे उसके सामने होते हैं। तो उन खतरों का वह किस प्रकार सामना करता है, किस प्रकार उस निर्णय लेता है, वह भी मायने रखता है। तो जब भी कोई नया प्रतिस्पर्धी बाजार में प्रवेश करता है तो वह सबसे पहले अपने वर्तमान में जो प्रतिस्पर्धी संस्थाएं चल रही है उनकी क्रियाओं का अध्ययन करता है और उनके जो फैक्टर्स का अध्ययन करता है उसके पश्चात निर्णय लेता है। यदि वह ऐसा करता है तो वह अवश्य ही अपने कार्य में सफलता प्राप्त करेगा। लेकिन यदि वह किसी भी प्रकार का कॉम्पिटिटिव फैक्टर्स या हम कहीं अपने इंटरनल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का अध्ययन नहीं करता है और एकदम से ही अपने व्यवसाय को प्रारंभ करने का हो सकता है उसे सफलता ना मिले। तो कहने का आशय है कि हमें अपने बायर्स, सप्लायर्स और बायर्स सप्लायर्स से बार्गेनिंग पावर का मतलब बायर्स, आज हमारे सामने जो खरीदार होते हैं, जो वस्तु एवं जो क्रेता होते हैं, वो जरूरी नहीं है कि हम किसी मूल्य पर वस्तु को खरीदें। कई जो बायर्स होते हैं वो बार्गेनिंग करते हैं, तो उनके बार्गेनिंग पावर को भी हमें देखना है कि किस प्रकार कस्टमर बार्गेनिंग करता है, किस प्रकार सप्लायर्स बार्गेनिंग करता है और हमारे सामने क्या क्या खतरे या संकट आते हैं, हमें वो खतरे संकट को किस प्रकार अपने अवसर में बदल सकते हैं, उसके ऊपर ही हमारा कॉम्पिटिटिव फैक्टर एनालिसिस डिपेंड करता है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो कॉम्पिटिटिव फैक्टर के द्वारा ही हम अपना व्यवसाय के लिए एक अध्ययन कर सकते हैं जो कि किसी भी उद्यमी के लिए सफलता का घोतक माना गया है। तो इस तरह से थ्रेड के बारे में, थ्रेड जो होते हैं, थ्रेड कई बार हमारे लिए एक सब्स्टिट्यूट भी हो सकता है। सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स की हम बात करें, सब्स्टिट्यूट वैकल्पिक होता है। इस तरह से अगर हम देखें तो एक व्यवसायी जो उद्यमी होता है अपने कॉम्पिटिटिव एनालिसिस जो करता है उसके लिए उसे काफ़ी मदद मिलती है। और अगर हम देखें कॉम्पिटिटिव इन्फॉर्मेशन की अगर हम बात करें तो उसे कहाँ से मिलेगी बच्चों, ये कॉम्पिटिटिव फैक्टर का जब वो एनालिसिस करेगा तो उसको कई चीज़ें जो उसके सोर्स होते हैं तो उसमें हम दे सकते हैं। बायर्स गाइड मतलब जो क्रेता है हमें जानकारी दे सकते हैं इसके बारे में। इसी के साथ गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्स के बारे में हम पता लगा सकते हैं। डीलर्स है, डेटाबेसेस है और अलग अलग तरह के फाइनेंशियल पेरिडिकल्स होते हैं जिनके माध्यम से हमें इसके बारे में जानकारी प्राप्त हो सकती है। तो इस तरह से बच्चों संस्था अपने कॉम्पिटिटिव फैक्टर एनालिसिस के माध्यम से एक उद्यमी अपने व्यवसाय के लिए महत्वपूर्ण अध्ययन कर सकता है ताकि वह कॉम्पिटिटिव तथ्यों को ध्यान में रखते, फैक्टर्स को ध्यान में रखते अपने व्यवसाय के लिए रणनीति बना पाए और सफलता प्राप्त कर सके।